गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रेशो एंड प्रपोर्शन की छठी क्लास में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन में नया कॉन्सेप्ट रहेगा। सबसे पहले अपने देखेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? एग्जाम के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सीधे अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। इंग्लिश में बात करें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। इसका क्या मतलब होता है? सीधे अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है ए प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। ए प्रोपोर्शनल है किसके, ए समानुपात है किसके, बी के। कब होगा ये? सेम रेशो में। जब रेशो क्या हो, एक समान हो, इसको कहते हैं सेम रेशो, और ये होता है इनवर्स रेशो। अब आपको पता है जब कोई संख्या समानुपात होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, जब उसके व्युत्क्रम के साइन को या समानुपात के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। एक कांस्टेंट वैल्यू से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे के क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, ठीक है। जब दो संख्याएं दी हैं, a1 बराबर किसके होगा, k बराबर b1 के, और a2 बराबर होगा किसके, k गुणा b2 के। जब इनका डिवाइड करूंगा तो k से k क्या हो जाएगा, कट जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, और a1 बराबर क्या आ जाएगा, a2 और b1 बटे b2। ये होता है इसका फॉर्मूला। किसका होता है ये? सीधे सीधे समानुपाती का या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। इंग्लिश में इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करें अपने व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब क्या है, ए व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/b के। ए व्युत्क्रमानुपाती होगा बी के। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिवर्स रेशो। रिवर्स रेशो, ठीक है। सेम व्युत्क्रम का साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू से गुणा होगा, a बराबर k बटे में b। a बराबर k बटे में b। यहाँ पे क्या है, एनी कांस्टेंट नंबर, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। a1 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a1 बराबर आ जाएगा k बटे में b1, और a2 बराबर क्या आ जाएगा, k बटे में b2। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब इन दोनों को आप भाग दूंगा आपस में, a1 बटे में a2 बराबर क्या आ जाएगा, k बटे में b1 और k बटे में b2। k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, b2 बटे में b1। व्युत्क्रमानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b2 बटे b1 के। इसके अंदर क्या रहता है, सेम। a1 बराबर होता है किसके, b1 के। इसके अंदर क्या होता है, a1 बराबर होता है 1 बटे b1 के। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई डाउट? नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करें अपने इसके क्वेश्चंस की। पहले क्वेश्चन की ओर इसके पहला क्वेश्चन क्या है, ए वेरियस डायरेक्टली विद बी। ए बी के अनुक्रमानुपाती है, यानी सीधा प्रोपोर्शनल है। व्हेन ए बराबर 52, बी बराबर 91, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी 1 to 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी के अनुपाती है, ठीक है, समानुपाती है। तो वो कह रहा है ए बराबर 52, बी बराबर 91 होता है,
तब b बराबर 126 होने पर a का मान ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट में बताया था, जब अनुक्रमानुपाती होता है क्वेश्चन तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के। ठीक है, यहाँ पे a1 का मान कितना आपके पास 52। ठीक है, b1 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 91। जब a1 52 है तो b1 कितना है 91 है। उसने पूछा a2 का क्या मान होगा जब b2 126। ये क्वेश्चन आपका, फॉर्मूले में वैल्यू रख दो 52 अपॉन में a2, या a2 की जगह यहाँ पे लगा लो क्वेश्चन मार्क लगा लो। a2 की जगह क्या है, कुछ भी मान लो, चाहे x मान लो, चाहे y मान लो, a b जो आपका मन करे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, मेरे को इसका मान चाहिए। बराबर b1 कितना है 91 और b2 कितना है 126। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब भी अंश बटे हर के अंदर संख्या बराबर होती है तो क्या करता है, अंश से अंश और हर से हर, यही होता है। अंश से अंश घटेगा और हर से हर। अब 52 और 91 कौन से बाड़े में आते हैं, 13 के बाड़े में आते हैं ना। 13 चौक 52 और 13 साथी 91 कट गया। अब अंश बटे हर आपस में कटते हैं। अब ये 7 के बाड़े में 126 कितनी बार जाएगा, देखो 7 एकम 7, 12 में से 7 के 5 और एक आ गया 6 56, 8 7 56, 7 से पूरा डिवाइड हो गया। 7 से पूरा डिवाइड हो गया किस पे 18 पे, 18 पे हो गया। यहाँ पे एक रह गया क्वेश्चन मार्क, किधर आ जाएगा, 18 का गुणा किससे हो जाएगा 4 से, 18 चौके 72। क्या उत्तर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आ गया। किस टाइप से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन हो जाएगा। फॉर्मूले 2 ही याद रखने हैं। जब सीधे अनुक्रमानुपाती है तो क्या फॉर्मूला होता है, a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2। और जब व्युत्क्रमानुपाती है तो फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटे में a2 बराबर होता है b2 बटे में b1। ठीक है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन रेलवे और एसएससी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, x और y अनुक्रमानुपाती है। जब x बराबर 37 हो तो y बराबर कितना आता है 92.5। जब x बराबर 16 हो तो y का मान क्या होगा। किसका मान पूछा उसने, y का मान पूछ लिया। किस किस का मान दे दिया, x1 और x2 का मान दे दिया, और एक अपने को मान किसका दे दिया, y1 का मान दे दिया, और पूछा किसका है y2 का। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 37 बटे में 16 बराबर 92.5, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसका मान ही पूछा। यही फॉर्मूला बनेगा, a1 बटे में a2 बराबर क्या होता है b1 बटे में b2। यहाँ पे क्या दिया है, x1 y1 x2 y2 पूछा। ठीक है, अब देखो 37 और 92 इसका क्या रिलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर 37 की जगह यहाँ पे 36 होता, 37 की जगह 36 होता और 92 की जगह क्या होता 92 होता, तो ये कितने गुना हो गया इसका, 2.5 गुना, 2.5 गुना हो गया ना। ठीक है, तो ये 37 भी इसका कितना है 2.5, 37 के पाड़े से पूरा डिवाइड होगा ये, 37 दूना 74। ठीक है, 92 में से 74 के कितने रह जाएंगे 18, ऊपर से 5 आ गया, 37 5 185। ठीक है, पूरा डिवाइड हो गया। अब इस 16 का गुना किससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, ये और कट रहा है, क्वेश्चन मार्क 2.5 मल्टीप्लाई 16। 16 का 2.5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा, 16 का 2.5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा 40, 16 दूना 32, 16 दूने 32। ये क्या, इसका मतलब क्या है, पहले 2 के साथ गुना करना है, फिर 0.5 के साथ गुना करना है। ठीक है, 16 5 80 होता है, वो 0.8 हो जाएगा,
ठीक है, 32 और 8 कितने हो गए 40। क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा 40। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे क्वेश्चन हो जाएंगे। कल के जो कॉन्सेप्ट रहे थे वो फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और मेन प्रोपोर्शनल, उनके अंदर भी क्या था फॉर्मूला लगा रहे थे, आंसर आ रहा था। इसके अंदर भी क्या है फॉर्मूला अप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, कोई स्टेटमेंट नहीं आता इसमें, कुछ नहीं आता, मान देगा। हाँ स्टेटमेंट का वो थोड़ा सा तरीका बदल सकता है, यानी साइंस के रूप में ले सकता है, जो अपने इसी शीट में आगे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो किसके कर रहे थे अनुक्रमानुपाती का, अब क्वेश्चन किसका आ गया व्युत्क्रमानुपाती का। इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है ए व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, ए बराबर क्या होता है 1/बी। फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका a1/a2 बराबर हो जाता है किसके b2/b1 के। अब उसने क्या दिया संख्या a संख्या e के क्या है व्युत्क्रमानुपाती, उसने स्पष्ट रूप से बोल दिया क्या है संख्या a संख्या e के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती होगी। फिर उसने कहा है जब a बराबर 50 होता है तो e बराबर कितने होते हैं 22, यानी a1 अगर 50 है तो e1 कितना हो जाता है 22। अब a और e के बीच समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है a और e के बीच में क्या ज्ञात करनी है समीकरण ज्ञात करनी है। देखो a e के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, साइन हटेगा बराबर क्या आ जाएगा k आएगा, k आएगा k/e। इसका मान पूछा उसने, ये मान पूछा है। अब यहाँ पे ये मान ज्ञात करने के लिए अपने पास मान किसका होना चाहिए k का मान होना चाहिए। अब k का मान उसने कहाँ से दिया है इस फॉर्मूला से, k का मान कहाँ से आएगा यहाँ से। अप्लाई करो, a बराबर कितना होगा 50, तब k/e कितना होगा 22, k/e कितना होगा 22, और 50 का 22 में गुणा होगा तो कितने आ जाएंगे k बराबर क्या आ गया 50 गुणा 22, k बराबर क्या आएगा 1100। समीकरण याद करनी थी, समीकरण कौन सी है ये वाली, फॉर्मूला रख लो a बराबर क्या बनेगा 1100/e, a बराबर क्या बनेगा 1100/e। कहाँ पे सेट बैठ गया ये बी नंबर, ऑप्शन क्या हो गया इसका बी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही है। 22 5 110 होते हैं, 10 वो होगी 1100 हो गया डायरेक्ट ही। दो टाइप करवाए हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो गए। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये फॉर्मूले याद रहेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे अपने। देखो क्वेश्चन क्या है, एस वेरियस डायरेक्टली एज r+7 एंड s बराबर 42 व्हेन r बराबर 17। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s व्हेन r बराबर 29। s r+7 के क्या है अनुक्रमानुपाती है, यानी सीधे प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, सेम रेशो में है। जब r बराबर 17 हो तो s बराबर कितना होता है 42, और r बराबर 29 हो तो s बराबर कितना होता है, s का मान पूछा है। इसको करो, खुद से ट्राई करो। उसने दिया है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r+7 के, ठीक है, इसके अनुक्रमानुपाती है। जब r1 17 होता है तो s1 कितना होता है 42, r2 29 होगा तो s2 का मान याद करना है। करो करो। हो गया। देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, s1/s2 बराबर होगा r1+7 r2/7, ये फॉर्मूला बनेगा।
मान रखने थे। S1 का मान कितना है 42, S2 ज्ञात करना, ठीक है। R1 17, 17 में 7 जोड़ूंगा, 17 में 7 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 24। R2 17, R2 कितना दिया उसने 29, ठीक है। R2 कितना है 29, 29 में 7 जोड़ोगे कितने आ जाएंगे 36, ठीक है। काटोगे 12 दूना 24, भारतीय है 36, ठीक है। 2 के पहाड़े से 42 कितनी बार जाएगा 21 दूना 42। S2 क्या आ जाएगा 21 गुणा 3, इकाई का अंक क्या आएगा 3, इकाई का अंक 3 किस में है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। या गुणा करोगे 21 या कितने होते हैं 63। समझ में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करो क्वेश्चन आ जाएगा। अभी तक तो जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये इजी चल रहे हैं, आगे इसमें क्या होगी स्टेटमेंट इसकी हाई हो जाएगी। और ये क्वेश्चन जो अपने पहले क्वेश्चन किए थे वो सिलेक्शन पोस्ट में एसएससी में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एम, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना। एम n² + 3 के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। क्या दिया उसने व्युत्क्रमानुपाती है। यदि n बराबर 3 होने पर m बराबर 3 हो तो n² बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर ही बोल दिया क्या है m व्युत्क्रमानुपाती है किसके n² + 3 की, यही है, अरे यही है ना। अब उसने क्या कहा है n बराबर 3, देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, व्युत्क्रमानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है m1 बटे में m2, ठीक है। इसके अंदर रिवर्स हो जाता है, क्या आ जाता है n² + 3 बटे में क्या आ जाता है n1² बटे में 3, यही फॉर्मूला होता है। n2² बटे में n1 की स्क्वायर हो जाएगी। अब देखो n1 ये है और m1 ये है, n2² का मान उसने दिया हुआ और m2 का मान पूछा है, फॉर्मूले रख दो। 3 ये ज्ञात करना है बराबर n2², देखो n² का मान दिया हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे कितना 69, 69 + 3 अपॉन n बराबर कितना है 3, तो 3 की स्क्वायर करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्यों n1 की क्या है स्क्वायर है, n1 कितना है 3, 3 की स्क्वायर प्लस 3 क्या बन जाएगा यहाँ पे 69 और 3, 69 और 3 72, 72 ही हो जाएंगे बटे में 3 की स्क्वायर 9 + 3, 9 + 3 9 + 3 12। अरे कैलकुलेशन बोल तो तुम बोल सकते हो, कोई बात नहीं, अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती है तो बोला करो, सवाल पूछ सकते हो बोल सकते हो, जहाँ पे समझ ना आए वहाँ पे पूछ लिया करो, चुपचाप मत बैठा करो, ठीक है। अब देखो क्या बन गया अपने पास 3 बटे m2 बराबर 72 बटे में 12, यही बन गया, ठीक है। 12 के बारे में 72 आता है, कितने आते हैं 12 छिके कितनी बार चला जाएगा ये 6 बार। जब भी अंश बटे हर बराबर होते हैं तो अंश से अंश कट जाएगा, 3 के बारे से कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। अब देखो m1 m2 बराबर क्या आएगा 1 बटे में 2, 1 बटे में 2, 1 बटे 2 क्यों आएगा, ये 2 का हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, m कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो m2 बराबर क्या आएगा 1 बटे में 2, कौन सा मान आ जाएगा इसका ए नंबर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन वही है लेकिन हार्ड कर देगा, कैसे कर देगा स्टेटमेंट दे देगा। स्टेटमेंट क्या दिया है किसी शहर में स्कूल की संख्या सीधे तौर पर शहर की जनसंख्या के सीधे अनुपात में है। कहने का मतलब क्या है किसी शहर में जो स्कूलों की संख्या है वो डायरेक्ट किसके समानुपात है उसकी पॉपुलेशन के। नंबर ऑफ स्कूल्स प्रोपोर्शनल है किसके पॉपुलेशन के।
स्कूलों की संख्या सीधे तौर पर किसके बराबर है? स्कूलों की जनसंख्या के, शहर की जनसंख्या के। फिर उसने कहा 2020 में 125 स्कूल थे। 2020 में कितने स्कूल थे? 125। और जनसंख्या कितनी थी? 1,80,000 थी। यदि 2023 में स्कूलों की संख्या 180 है, कितनी है? 180 है, तो 2020 से 2030 तक जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अब यहाँ पे देखो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है भी स्कूलों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, जनसंख्या का कोई रोल नहीं है। ये चीज़ उसने किस लिए दी है? कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, रेशो ले लो, आंसर आ जाएगा। रेशो कैसे लोगे? डायरेक्टरी क्या है इसके? प्रोपोर्शनल है, तो सेम जिस रूप में स्कूलों की संख्या बढ़ेगी उसी रूप में क्या बढ़ेगी? पॉपुलेशन बढ़ेगी। पहले संख्या कितनी थी? 125, बढ़कर कितनी होगी? 180। पहले कितनी थी? 125, बढ़कर कितनी होगी? 180। 5 के पहाड़े से घट रहे हैं दोनों, 5 के पहाड़े से घट रहे हैं। 25 5 125 और 5 3 है 15, 3 आंसर, 6 5 30। क्या हो गया? 25 से कितनी होगी? 36। और परसेंटेज के अंदर अपन ने एक टॉपिक किया था, जब भी कोई चीज़ बढ़ती है तो क्या बढ़ती है? समान रूप से बढ़ती है। ठीक है, कितनी बड़ी है यहाँ से यहाँ तक? 11 बड़ी है, 11 बड़ी है। 25 से 36 का रेशो कितना होगा? 25 से 35 10 और 1 बढ़ गई 11, 11 बढ़ रही है। बेस क्या आएगा इसका? 36 आएगा या 25 आएगा? परसेंटेज में पूछा है ना उसने, कितने प्रतिशत है, तो बेस क्या आएगा? 25। पहले कितने थे? 25। 25 से बढ़कर कितनी होगी? 11। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा? इसके बराबर होगा। मैंने ये आपको रूल करवाया था ना, ये वाला। तो देखो 11 बटे में 25, 11 बटे में 25, 11 बटे 25 इसका मान होता है 1 बटे 25 4, 1 बटे 25 4%। तो 11 बटे 25 क्या हो जाएगा? देखो 1 बटे 25 बराबर कितना होता है? 4%। परसेंटेज में अपन ने ये किया था। कितनी बढ़ रही है? 11, तो गुणा किससे हो जाएगा? 4% से, तो कितनी बढ़ गई? 44%। कितनी बढ़ गई? 44%। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। 11 बटे 25 हो गई थी, 1 बटे 25 किसके बराबर होता है? 4% के बराबर। अपने को मान याद है 1 बटे 25 किसके बराबर होता है? 4% के। बढ़ कितनी रही है? 11 बटे 25, तो 11 बटे 25 यानी कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना, 11 का 4 गुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंक उसके द्वारा पढ़ाई में लगाए गए समय के अनुक्रमानुपाती है। क्या कह रहा है वो? जो छात्र है वो जितने नंबर प्राप्त कर रहा है उतना ही उसने क्या लगाया? स्टडी में टाइम लगाया है। ठीक है, यदि छात्र प्रतिदिन 7 घंटे पढ़ाई करके 60 अंक प्राप्त करता है तो उसे 75 अंक प्राप्त करने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? अब देखो मार्क्स है यहाँ पे, क्या है? अंक। अनुक्रमानुपाती है किसमें? समय के। ठीक है, क्या दिया उसने पहले? प्रतिदिन 4 घंटे। कहने का मतलब क्या है? मार्क्स समानुपाती है किसके? टाइम के। ठीक है, समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? m1 बटे में m2 बराबर किसके आएगा? t1 बटे में t2 के। ठीक है, यदि वो पहले 4 घंटे लगाता है, 4 घंटे किसका दे दिया? मानिए t1 का, t1 का। ठीक है, तो उसको नंबर कितने प्राप्त होते हैं? तो उसको अंक कितने प्राप्त होते हैं? 60। यदि वो 75 अंक लाना चाहता है, यहाँ पे कितने अंक? 75 अंक लाना चाहता है, तो उसे कितने घंटे पढ़ाई करनी होगी? ये क्वेश्चन आपसे मेरा हो जाएगा। काटो कैलकुलेशन 15 के पहाड़े से, 15 के पहाड़े से 15 5 75, 15 चौक 60। ठीक है, पंद्रह बार गया ये, अंश से अंश 4 के पहाड़े में 15 चौक 60 होते हैं। और 15 से कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया। ठीक है, तो कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको?
5 घंटे। ऑप्शन नंबर बी। यदि उसने 60 अंक लाने तो कितने घंटे पढ़ा है वो? 4। अगर उसे 75 अंक लाने तो कितना पढ़ना पड़ेगा? 5 घंटे। चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसमें कोई वो भी नहीं थी। परसेंट से करोगे, 4 घंटे का मान कितना दिया है? 60। 75 अंक लाने कितने बढ़ गए? +15। 1 का मान कितना आ रहा है? 1 का मान कितना आ रहा है यहाँ से? 15। 15 अंक बढ़ाने हैं तो 1 घंटा और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 5 घंटे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई, क्या कह रहा है? किसी वस्तु की गिरती ऊंचाई समय के घन के समानुपाती है। समय के घन के समानुपाती होती है। एक वस्तु 4 सेकंड में 192 सेंटीमीटर गिरती है तो 7 सेकंड में वस्तु की ऊंचाई में कितने सेंटीमीटर गिरेगी? यहाँ पे कितनी सेंटीमीटर में गिरेगी? ये क्वेश्चन आपका। इंग्लिश में बात करें, द फैलिंग हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ टाइम। वन ऑब्जेक्ट फेल 192 सेंटीमीटर इन 4 सेकंड, देन 7 सेकंड फ्रॉम हाउ मच हाइट इन व्हाइल द ऑब्जेक्ट फेल। वो कह रहा है किसी वस्तु की हाइट, ऊंचाई, देखो क्या दिया उसने? समानुपाती है। क्या दिया उसने? समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या आएगा? बराबर ही आएगी। किसके? उसके समय के घन के। समय के घन के। समय के घन का मतलब क्या हो गया? जो टाइम है उसकी क्यूब के। जो टाइम है उसकी क्यूब के। आज जो ये क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर कैलकुलेशन रहेगी ज़्यादा। स्टेटमेंट समझ में आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। हाइट किसके समानुपाती है? समय के घन के। अरे वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। पावर 3। फॉर्मूला रख दो। 4 सेकंड में कितनी गिरती है वो? ये किसका है? h1 का मान, और ये किसका है? t1 का मान है। ठीक है। उसने पूछा t2 7 सेकंड में कितनी गिरनी चाहिए? किसका मान पूछ लिया उसने? h2 का। फॉर्मूले रख दो। क्या फॉर्मूला बनेगा? h1 बटे में h2 बराबर t1 क्यूब बटे में t2 क्यूब। यही फॉर्मूला बनेगा। h1 का मान कितना है? 192। h2 क्या करना है? ज्ञात करना है। t1 क्या है? 4 की क्यूब, और बटे में क्या है? 7 की क्यूब। ठीक है। अब देखो 4 की क्यूब क्या होती है? यहाँ पे 4 की क्यूब, 4 किसके? और 16। 16 का 4 से मल्टीप्लाई 64। 7 की क्यूब कितनी होती है? 343। ठीक है। 64 का 192 से क्या संबंध है? 64 देखो 4 है यहाँ पे, 2 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है? 3 से। 3 से गुणा करके देखो 64 का। 4 3 12, एक आंसर। 6 3 18 और 1 19। कितनी बार चला गया ये? 3 बार चला गया। 3 बार चला गया। h2 का मान क्या आ गया? 343 गुणा में 3। गुणा कर दो। 3 3 9, इकाई का अंक 9 आएगा, सभी में 9 है। ठीक है। 4 3 12, 2 आएगा। 2 9 आएगा लास्ट में। 2 9 किस में है? इसमें है। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर करोगे 3 3 9, एक आंसर आ जाएगी 10। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद अपने आप करोगे ये वाला। ए लेंथ ऑफ वॉल्यूम, देखो एक वायलिन, वायलिन दिखे? वायलिन क्या होता है? गिटार का ही एक छोटा रूप होता है। ठीक है। वो क्या कह रहा है? वायलिन तार की लंबाई उसके कंपन की आवृत्ति के संबंध में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती रूप में बदलती है। किस में बदलती है वो? रिवर्स रेशो में चेंज होती है। 14 इंच लंबे वायलिन की तार की आवृत्ति 450 चक्र प्रति सेकंड है, तो 12 इंच के वायलिन तार की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है ए लेंथ ऑफ वायलिन स्टेयरिंग वायलिन इनवर्सली विद द रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए 14 इंच लॉन्ग वायलिन स्ट्रेच इन 450 साइकिल्स पर सेकंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इंच वायलिन स्ट्रेच। इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है।
यहाँ पे आएगा 12 इंच। और फाइंड दी वैल्यू ऑफ 14 इंच। ठीक है, सही है। देखो वायलिन की तार, वायलिन की तार, तार की लंबाई है ना, जो तार की लंबाई है, जो लेंथ है, वो किसके है, व्युत्क्रमानुपाती है। किसके, उसकी आवृत्ति के। आवृत्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये होगा लेंथ को L से और आवृत्ति को F से, यही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 बटे में L2 बराबर क्या आ जाएगा, F2 बटे में F1। F2 बटे में F1 क्यों आएगा, क्यों, ये व्युत्क्रमानुपाती है, रिवर्स रेशो में चेंज हो रही है। पहले क्या दे रहा है वो, L1 की लंबाई कितनी दे रहा है वो, 14। ठीक है, 14 इंच है। यहाँ पे L1 का मान क्या है, 14, और F1 का मान क्या है, 450। और पूछ किस रहा है वो, यहाँ पे L2 दिया और पूछा किसका है, F2 का मान। 14 बटे में 12 बराबर F2 ज्ञात करना है, F1 450। यही है, यही है। अब देखो 2 के पहाड़े में 14 भी आता है और 12 भी आता है। 2 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं ना, 7 बार आता है और ये 6 बार आता है। और 6 के पहाड़े में 45, 7 6 42, 3 आंसर 30, 6 5 30। क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से F2 का मान क्या बन रहा है, 7 × 450 बटे में 6। 6 के पहाड़े से ये पूरा कट रहा है, 7 6 42, 3 आंसर 30 हो गया, और 6 5 30। 75 का 7 से गुणा, 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 52, 525 साइकिल्स पर सेकंड। कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पता लग गया। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दिया है उस हिसाब से चेंज कर लो। अब तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो 2 में चेंज हो रहे थे, अब आगे वाले जो क्वेश्चन होंगे, देखो पहले अपनों ने क्वेश्चन किए डायरेक्ट फॉर्मूले से, फिर अपनों ने क्वेश्चन किए स्टेटमेंट के। अब तक जो स्टेटमेंट चल रही थी वो क्या चल रही थी, 2 की चल रही थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो क्या हो जाएंगे, उनके अंदर स्टेटमेंट क्या दे देगा, 3। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के तो क्या है, अनुक्रमानुपाती है, और उसकी त्रिज्या के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक ही सामग्री के 2 तारों का प्रतिरोध समान है तथा उनकी त्रिज्याएं 7:8 के अनुपात में है। तारों की संगत लंबाई क्रमशः 147 सेंटीमीटर और L सेंटीमीटर है। L का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में पूछ रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। देखो एक तार होती है, तार के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी त्रिज्या, तार इस टाइप से होती है और इसके अंदर क्या होती है, तार होती है। ठीक है, ये तो क्या इसकी, एक तो क्या होती है इसकी त्रिज्या होगी, एक उसकी लेंथ होगी, और जो उसके अंदर बीच में जो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक है, यही होता है। वो क्या कह रहा है, जो उसका प्रतिरोध है ना, जो उसका प्रतिरोध है वो क्या है, लंबाई के तो क्या है, अनुक्रमानुपाती है। जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को शो करते हैं R से, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध R है जो, वो इसकी लंबाई की तो क्या है, समानुपाती है। ठीक है, और यही जो प्रतिरोध है R, वो इसकी त्रिज्या के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी त्रिज्या के वर्ग। ठीक है, ये हो गया। तो प्रतिरोध का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, प्रतिरोध R बराबर क्या आ जाएगा, L बटे में R स्क्वायर, इसको स्मॉल r से शो कर दो त्रिज्या को,
आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फिर वो आगे लाइन दे रहा है एक ही सामग्री के दो तारों का प्रतिरोध क्या है, समान है। प्रतिरोध क्या हो जाएगा इनका, बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी प्रतिरोध। ये बराबर हो गया तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन रहा था, देखो ये था समानुपाती का निशान था, यहाँ से क्या बन रहा था, आर गुना आर स्क्वायर बराबर क्या है, एल। अब ये आर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये आर तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो त्रिज्या की स्क्वायर किसके समानुपाती होगी, लंबाई के समानुपाती होगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, R1 स्क्वायर बटे में R2 स्क्वायर बराबर L1 बटे में L2। यही फॉर्मूला बनेगा यहाँ से। अब R1 का मान कितना है, देखो त्रिज्याएं R1 R2, त्रिज्याएं क्या R1 R2, क्या दिया उसने 7 की स्क्वायर बटे में 8 की स्क्वायर बराबर L1 कितना है 47 और L2 क्या करना है, ज्ञात करना है। यही है। अब 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 7 की स्क्वायर क्या होती है 49, 8 की स्क्वायर क्या होती है 64, 147 बटे में L2। ये जो चीज़ है ना, ये इतनी तो मैंने आपको वैसे समझाने के लिए करवा दी, ठीक है। डायरेक्ट आपके याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन करोगे फॉर्मूला डायरेक्ट बनवाओगे। 7 की स्क्वायर 49 और पीछे क्या आ रहा है 147। अब 7 और 9 थी है 27, इकाई का क्या आता है 7। तो मैं 49 को किससे गुणा करके देखूंगा, 3 से गुणा करूंगा। 9 थी 27 आंसर 2, 4 थी 12 और 2 147, 49 थी कितने हो गए 147। तो L2 का मान यहाँ से क्या आ गया 64 गुणा 3, इकाई का अंक आएगा 2, इकाई का अंक क्या आएगा 2, 4 थी है 12। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। L2 का मान क्या आ जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एज ऑफ ए ट्री डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक, द वॉल्यूम ऑफ सच ट्री इज proportional of its age. A tree with 14 rings and 500 years of the age has a value of 50,000. Then a tree with 30 rings is year and age with the value of rupees. एक वृक्ष की आयु उसके तने में मजबूत छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के क्या है, समानुपाती है। यदि 40 छल्ले और 50 वर्ष की आयु के वृक्ष का मूल्य 50,000 रुपये है, तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु और इसका मूल्य ज्ञात करो। SSC CHSL प्री 2024 के पेपर में आएगा। 12th बेस वैकेंसी होती है ये, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है जो पेड़ होता है ना, उसके जब भी उसको काटोगे उसके तने को, तो उसके अंदर एक रिंग बन जाती है। ध्यान से देखियो, वो रिंग से क्या उसकी आयु का पता लग रहा है। रिंग से क्या है, आयु का पता लग रहा है। अगर 5 रिंग है तो कितने साल का हो गया, वो 5 साल का हो गया। इस अकॉर्डिंग बता रहा है वो कह रहा है जो आयु है उसकी एज है, आयु वो तने के मौजूद छल्लों पर निर्भर करती है, यानी छल्लों को क्या है वो समानुपाती है, ठीक है। छल्लों की क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। उस पर निर्भर कर रही है तो उस पर समानुपाती होगी, उसके रूप में होगी। जितने छल्ले होंगे उतने क्या होगी, उसकी एज होगी। फिर वो कह रहा है ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के भी क्या है, समानुपाती है। इसका जो रेट है वो इसके किसके है, एज के समानुपाती है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे, समानुपात में हो जाएंगे। अरे यही होंगे। अब वो कह रहा है 40 छल्लों और 50 वर्ष की आयु वाले वृक्ष का मूल्य कितना है, 50,000। तो 30 छल्लों वाले वृक्ष की आयु ज्ञात करो। देखो 40 छल्ले, आयु कितनी है उसकी 50 वर्ष, 50 वर्ष है। आयु ज्ञात करनी है किसकी, 30 छल्ले वाले की, बराबर किसके 40 बटे में 30, यही है। 5 दिए 15 और 15 चौके 60। कितनी एज आ गई उसकी, एज कितनी आ गई यहाँ से
हैं। देखो यहाँ से क्या आ गया, 0 से 0 कट गई, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 50 गुणा 3/4, यही आएगा। 5 दिए 15, 150 बटे में 4, तो क्वेश्चन मार्क 4 का जब भाग दोगे, 4 दिए 12, 15 में से 12 गए 30, 3 बच गए 30 हो गए, 7 चौक 28, फिर 2 बच गए, पॉइंट लगाओगे 0, 5 चौक 20, कितनी एज आ गई उसकी, 37.5 साल। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। अब उसका क्या बताना है, रेट बताना है। वो क्या कह रहा है, 50 वर्ष वाले का रेट कितना है, 50,000। कितना रेट है, 50,000। कितने गुना हो गया ये इसका, 1 0 से 1 0 कट के कितने गुना आ रहा है, 1000 गुना आ रहा है। तो ये भी इसका क्या होगा, 1000 गुना होगा। 1000 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 37,500। 37,500, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले भी, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, उसकी लैंग्वेज क्या थी। जो वृक्ष की आयु है वो उसके किस पे डिपेंड है, छल्लों पर डिपेंड कर रही है, और जो जितने ही उसमें छल्ले हैं उतना ही क्या उसका रेट है, ठीक है, या जितनी उसकी एज है उतना ही क्या उसका रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए समानुपात है बी, बी व्युत्क्रमानुपात है 1/c तथा c समानुपात है d, देन द रिलेशन बिटवीन a एंड d। करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है, यदि a समानुपात है किसके, b के, v व्युत्क्रमानुपात है किसके, 1/c के, और c समानुपात है किसके, d के, तो a और d का संबंध देखो, a समानुपात है b के, ठीक है, b व्युत्क्रमानुपात है किसके, c के, और c समानुपात है किसके, c समानुपात है d के। यही है क्वेश्चन। अब देखो किसका पूछा है, a और d का। a, b का मान कितना है, 1/c, c का मान कितना है, 1/, रिलेशन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। पता लगा कैसे, नहीं पता लगा। देखो a समानुपात क्या दिया है, b का मान क्या दिया, 1/c, a बराबर क्या हो गया, 1/c। अब c का मान क्या दिया है, d, तो c की जगह क्या आ जाएगा, d, तो a व्युत्क्रमानुपात किसके आ जाएगा, d के, ठीक है। यही था। अगर इसको कांस्टेंट से करोगे ना, कांस्टेंट से करोगे, कांस्टेंट हटाओगे, a बराबर क्या आ जाएगा, kb, ठीक है, और b बराबर क्या आ जाएगा, k1, चलो k लगा लो, कांस्टेंट का कोई नहीं होता, k/c, और c का मान क्या आ जाएगा, kd, ठीक है। अब मान रख दो, रिलेशन किस में चाहिए था, a और d में, a और d में। अब a बराबर तो क्या है, b, पहले a के बराबर क्या रखोगे, b का मान क्या है, k/c। अब c का मान क्या है, k/d, k कांस्टेंट हटेगा तो ये किसके आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपात ही आ जाएगा, किसके, a/, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन का वजन उसके आयतन तथा उसके घनत्व के गुणनफल के अनुसार बदलता है। पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों के घनत्व का अनुपात 27:16 है। यदि पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है, कितना है, 4 गुना है, तो पहले घन और दूसरे घन के किनारों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन करो, एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में है। एमटीएस कौन सा होता है, मल्टीटास्क, बिल्कुल 10th बेस की वैकेंसी आती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया, देख लो आप एग्ज़ाम का लेवल क्या है। वो क्या कह रहा है, जो उसका वेट है ना, वो उसके डेंसिटी, आयतन और डेंसिटी दोनों पर डिपेंड कर रहा है। घन का वजन और उसके आयतन उसके घनत्व के गुणनफल के क्या है, बराबर है। कहने का मतलब क्या है, जो उसका वजन है ना, वजन
वो किसके बराबर है, उसके आयतन, आयतन को लिखते हैं v से और घनत्व को लिखते हैं d से। इन दोनों के क्या है, गुणनफल के समानुपात में है। पहली लाइन से द वेट ऑफ क्यूब वेरियस डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड डेंसिटी। जो उसका वेट है वो वॉल्यूम और डेंसिटी के गुणनफल के समानुपात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे दिया उसने, ठीक है। फिर वो कह रहा है पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों का घनत्व, डेंसिटी कितनी दी है, डेंसिटी कितनी दी है 27:16, 27:16 दी है, ठीक है। और वो कह रहा है पहले घन का वजन दूसरे घन का क्या है, 4 गुना है। यदि पहले घन का वजन 1 है तो दूसरे का कितना है, 4 गुना है। कहने का मतलब क्या हो गया, पहले घन का वजन दूसरे घन के वजन का 4 गुना है। पहले का 4 गुना है किसके, दूसरे से। पहले का अगर 4 है तो पहले दूसरे का कितना रह गया, 1। तो वेट का घनत्व क्या दिया उसने, 4:1, यही आएगा, यही आएगा। पूछा गया उसने तो पहले और दूसरे घनों के किनारों का अनुपात, अनुपात पूछा है। अनुपात क्या होता है, किनारों का अनुपात क्या होगा, किनारों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आयतन होना चाहिए। अरे किसी भी चीज़ का अगर आयतन ज्ञात कर लोगे तो उसके किनारे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। घन के किनारे ज्ञात करने के लिए उसका फॉर्मूला होता है √a³ बराबर क्या होता है, आयतन, ठीक है। और उसके किनारे ज्ञात करोगे तो क्या आ जाएगा, उसकी क्यूब रूट आ जाएगी। a का मान पूछा उसने, किनारों की क्यूब बराबर क्या होती है, घन का आयतन निकालते हैं ना अपने, घन का आयतन का फॉर्मूला होता है बराबर किनारों की क्यूब, सॉरी क्यूब, किनारों को लिखते हैं a से, वेज, ठीक है। a की क्यूब बराबर होती है आयतन, ठीक है। अब उसने क्या दिया अपने को, आयतन दिया है, आयतन दिया और पूछा गया है किनारे, तो ये क्या आ जाएगा इसका घनमूल। अब ये घनमूल करने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, यहाँ से आयतन होना चाहिए। आयतन निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v बराबर क्या बन जाएगा, W/में d, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। व्युत्क्रमानुपाती हो गया तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, उल्टा हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका आयतन का अनुपात आ जाएगा, अरे आयतन का ही अनुपात आएगा। 16 का 4 से गुना करोगे 64 अनुपात कितना आ गया, 27, 64:27। निकालने क्या थे, किनारे, किनारे निकालने तो इसका क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। 64 और 27, 64 किसकी स्क्वायर होती है रे, और 27 किसकी होती है, क्या आ गया, 4 और 3, ऑप्शन नंबर डी। पहले का कितना किनारा है, 4, और दूसरे का कितने किनारे हैं, 3, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। ये यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि वो रिवर्स चेंज हो गया। रिवर्स चेंज होने का मतलब क्या हो गया, देखो W1 में क्या आ गया, W2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 में D1, ठीक है। और अपनों में क्या लिखा था, ये W1 था और ये W2 था, और ये क्या था, D1 था और ये D2 था। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, W1 D1 के और उसके साथ उसके साथ, ठीक है। ये वाला था, है ना आज क्वेश्चन गजब गजब के। 15वां क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए स्फीयर इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट रेडियस एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट मेड। द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर 17:8 and then density or material 3:4. If the weight of the second sphere is 40 kg then approximate weight of the first sphere. वो कह रहा है किसी गोले का वजन उसकी त्रिज्या के घन
और जिस सामग्री से वह बना उसके घनत्व के संयुक्त समानुपाती होता है। क्या होता है? संयुक्त समानुपाती होता है। दो गोलों की त्रिज्याएं 17:8 है और सामग्री का घनत्व 3:4 है। यदि दूसरे गोले का वजन 40 किलोग्राम है तो पहले गोले का अनुमानित वजन कितना होगा? बताओ भाई। देखो एक चीज नोट कर रहे हो यहां पे आप, वो क्या कह रहा है? किसी गोले का वजन, वेट, उसकी त्रिज्या के घन, त्रिज्या के घन, त्रिज्या के घन का मतलब आर की क्यूब, और वह जिस सामग्री से बना उसके घनत्व के संयुक्त, संयुक्त का मतलब क्या हो गया? गुणनफल। इन दोनों को क्या है वो, क्या हो गया इसको? क्या हो गया रिपोर्ट को? वन सेकेंड। W समानुपात है किसके? त्रिज्या के घन और उसके जिससे वो बना है उसके डेंसिटी के, ये वाला। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? क्या ज्ञात करना है? पहले गोले का क्या ज्ञात करना है? वजन ज्ञात करना है। पहले गोले का वजन ज्ञात करना है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? W1 बटे में W2 बराबर क्या आ जाएगा? R1 की क्यूब बटे में R2 की क्यूब गुणा क्या आ जाएगा? D1 बटे में D2। यहाँ पे R1 और ये क्या है? R2। ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? D1 और ये D2। और ये क्या दिया उसने? दूसरे गोले का वजन। दूसरे गोले का मतलब किसका मान दिया? W2 का मान दिया। किसका मान दिया? W2 का। ज्ञात किसका करना है? पहले गोले का, W1 का। फॉर्मूले में रखो, क्वेश्चन मार्क बटे में 40 बराबर 17 की क्यूब बटे में 8 की क्यूब, 17 की क्यूब बटे में 8 की क्यूब गुणा 3 बटे में 4, 3 बटे में 4। अब मैंने कल वाली क्लास में या पता नहीं उससे पहले वाली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था। जब a की पावर m और बटे b की पावर m होती है तो वो क्या होता है? a बटे b की पावर m। यहाँ पे भी क्यूब है और यहाँ पे भी क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 बटे 8 की क्यूब गुणा 3 बटे 4, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब देखो 17 बटे 8 अप्रोक्स में करो, उसने क्या क्या अनुमानित वजन चाहिए, लगभग में चाहिए, लगभग में लेके चलो इसको। यदि यहाँ पे 17 की जगह 16 होता तो कितने पे जाता? 2। 17 है, 16 से एक ज़्यादा है तो कितना मान आएगा? 2 प्लस ही आएगा। कहने का मतलब क्या है? यहाँ से भी ये जो मान है ये कितना आएगा? 2 का प्लस होगा। क्या होगा? 2 का प्लस होगा गुणा 3 बटे में 4, यही है। अब 2 प्लस क्यूब क्या हो जाएगी? 8 की 2 की क्यूब कितनी है? 8। 8 से प्लस आएगा मान, क्या मान आएगा यहाँ से? क्वेश्चन मार्क बटे में 40 बराबर क्या आएगा? 8 प्लस गुणा में क्या है? 3 बटे 4। 8 प्लस 3 बटे में 4। अब 4 के बारे में 8 तो आता है, कितने पे आता है? 2 पे आता है। फिर मान क्या आ जाएगा? 2 प्लस ही आएगा। अब 2 प्लस आएगा मान, अब 2 प्लस आ गया यहाँ पे मान। देखो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया? 40 बराबर 2 का गुणा करोगे 6 प्लस हो गया। ठीक है, 6 प्लस हो गया, क्वेश्चन मार्क की जगह आ गया 6 प्लस गुणा 40, 6 चौक 24। 240 से ज़्यादा आएगा मान, क्या आएगा? 240 से, 240 से क्या आएगा? ज़्यादा। अब 240 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ये नहीं है, ये नहीं है, या 230 है या 287 है। अब 240 से क्या आएगा मान? ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? बी। ये होती है लगभग में कैलकुलेशन। अब यहाँ पे आप 17 की क्यूब निकालते, फिर 8 की क्यूब निकालते,
फिर उसका भाग देते, फिर काटते, तो मान यही आना था। इससे अच्छा मैंने क्या किया, उसका लगभग में मान ले लिया, चाहे तो उससे ज़्यादा ले लो चाहे कम ले लो। अगर 17 की जगह क्या होता, 16 होता, 17/8 लगभग बराबर होता है किसके, 2 से ज़्यादा के। 2 से पॉइंट ज़्यादा ही होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, पॉइंट ज़्यादा ही होएगा। अरे 8 दूनी कितने होते हैं, 16, एक अक्षर ज़्यादा है यानी 2 प्लस हो गया। तो मैंने उसको मान को क्या मान लिया, यहाँ से 1 प्लस मान लिया, 2 से क्या हो गया, प्लस हो गया। 2 की क्यूब क्या होती है, 8, 8 कट गया 2 पे, यहाँ पे मान क्या आ गया, 2 प्लस 3 का 2 से गुणा कर दिया, क्या आ गया, 6। तो 6 से मान क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि मान क्या था, 2 से ज़्यादा था, तो यहाँ से 6 से भी क्या आएगा, मान ज़्यादा आएगा। अब 6 का 40 से गुणा किया, कितना आ गया, 240। अब 240 तो 6 से गुणा करने पर आ रहा है, अगर 2 से मतलब ज़्यादा होता, पॉइंट ज़्यादा होता, तो पॉइंट में और ज़्यादा बढ़ जाता, तो मान क्या आएगा, 240 से बड़ा आएगा। 240 से बड़ा सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन, चलो ये है, कई बार क्या होता है कैलकुलेशन के अंदर ऑप्शन बहुत नज़दीक दिए जाते हैं। नज़दीक देने का मतलब क्या हो गया, भी पॉइंटों का ही फ़र्क होता है। पॉइंट का कैसे, यहाँ पे जैसे इसका 287.87 है, ठीक है, और एक आपको वो पॉइंट दे देता 290.69। अब देखो 2 ऑप्शन आ गए, 240 से ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है और ये भी ज़्यादा है, तो अपने उत्तर कौन सा करते। वो कह रहा है 240 से, यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा हो रहा था, कोई पॉइंट ज़्यादा हो रहा था, यानी जो पहले आएगा वही ज़्यादा होगा। अब 240 से जो पहले ज़्यादा आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होता, गलत हो जाता, हल्का सा ज़्यादा है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, अभी आप और जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये, पढ़े आज क्वेश्चन पढ़े। और क्वेश्चन नंबर 16, ये टॉपिक कंप्लीट ही करवाना आज। पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब क्यू बराबर 2.4 हो, पी बराबर 1.5 है। जब पी बराबर 6 हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। पी क्यू के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये फॉर्मूला आपका। यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 बटे में P2 बराबर आ जाएगा Q2 की स्क्वायर बटे में Q1 की स्क्वायर। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, A1 बटे में A2 बराबर क्या होता है, V2 बटे में B1। तो यहाँ पे P1 किसके बराबर हो जाएगा, Q2 की स्क्वायर के, और P2 किसके बराबर हो जाएगा, Q1 की स्क्वायर के। मान किसका दिया, Q1, P1, P2, और पूछा किसका, Q2 का। फॉर्मूले में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो P1 कितना है, 1.5, P2 कितना है, 6 बराबर। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला बन जाएगा, A बटे में B वाला। तो Q2 का मान कितना है, ज्ञात करना है। Q2 क्या करना है, ज्ञात करना है। Q1 कितना है, 2.4, इसकी क्या आ जाएगी, स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 6 चौक 24 होते हैं, 6 चौक कितने होते हैं, 4 पे क्या, 0.4 पे क्या, 0.4, 4 की स्क्वायर क्या होती है, 16, कितनी होगी, 1.6 होगी क्या, 1.6। रुकना 1 मिनट, यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक बन गया, और भी कट रहा है। 6 और 15 का भी कोई रिलेशन होता है, 3 के बाड़े में आते हैं दोनों। 5 पे आता है, पॉइंट 5 पे आ रहा है, और इधर ही कितने पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। क्वेश्चन करो ये, इसका आंसर आएगा 1.2। 15 बटे में 60 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा। 1 बटे में 4 बराबर क्या बनेगा, 1 बटे 4, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Q2 बटे में 2.4, ठीक है। 4 के बाड़े में 0.6 बार, ठीक है। 6 चौक 24 की स्क्वायर।
रुक जाओ, स्क्वायर हटाओ, बस बराबर लेके आओ, वर्गमूल Q2 की होल स्क्वायर और 24 की होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। 15 चौके 60, 1/4 बराबर Q2 की स्क्वायर। 24 की स्क्वायर क्या होती है? 24 की स्क्वायर क्या होती है? 24 की स्क्वायर क्या होती है? 576। 25 की 625, 576, 5.76, 5.76 उधर जाएगा, 5.76 बटे में 4 Q2 की होल स्क्वायर। ठीक है, 4 के बाड़े से काटोगे इसको, 5.76 किसको काटना है? 4 के बाड़े से। 4 के बाड़े से काटोगे, 4 एकम 4, 1 आंसर 17, 4 4 16, 144 ये आ जाएगा। और इसका क्या आ रहा है? अंडर रूट। 144 किसकी स्क्वायर होती है? 12 की, 1.2, 1.2। लास्ट क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन घर से कर लोगे या करवाऊं? ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि ए बराबर 15 हो, जब बी बराबर क्या है? 27, सी बराबर 2 हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए जब ए बराबर 9 और सी बराबर 2। यहाँ से एक चीज़ नोट करी है हमने, सी का मान क्या दोनों में सेम दिया। वो क्या कह रहा है? ए बी के धनात्मक घनमूल, वर्गमूल क्या होता है? अंडर रूट हो गया, इसके तो धनात्मक यानी पॉजिटिव मान के। ठीक है, और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती यानी सी क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती। ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। फिर वो कह रहा है यदि ए बराबर 15 हो तब बी बराबर कितना है? 27 और सी बराबर कितना है? 2। तो बी का मान ज्ञात कीजिए जब ए बराबर क्या है? 9 और सी बराबर क्या है? 2। अब देखो दोनों केस में सी बराबर क्या है? 2, तो वो तो कट ही जाना है, कट ही जाना है। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? वर्गमूल बी के। अब देखो a1 का मान दिया है, b1 का मान दिया है, ये तो कट गया। b2 ज्ञात करना और a1 का मान दिया, यही है। a1 कितना है? 15, a2 कितना है? 9, बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में b1 यहाँ पे कितना है? 27 और b2 क्या करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब ये अंडर रूट हटाऊंगा तो सामने क्या आ जाएगी? स्क्वायर हो जाएगी। 15 की स्क्वायर 225, 9 की स्क्वायर 81 बराबर 27 बटे में b2, 27 बटे में b2। अब 9 के बारे में 27 भी आता और 81 तो कटेगा ही नहीं, 27 और 81 का तो गुणा होगा आपस में, 225 है वहाँ पे। बटे में क्या आएगा? या इसको काट दो ना यहाँ पे, 5 और 3, 5 और 3, तो यहाँ पे कितना आएगा? 25 और 9, 25 और 9। अब बटे में क्या आएगा? 25 आएगा। b2 बराबर क्या आएगा? 27 गुणा 9 बटे में 25। बटे में क्या आएगा? बटे में 25 किस में? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये कट रहा है 25 के बाड़े से, 25 के 25 225 और 3 की स्क्वायर। ठीक है, 2 के बाड़े से कट गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन है ये अपने आप कर लेना। आरआरबी आरपीएफ में आया था 2024 के एसआई के पेपर में। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ या शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है करण सर PLB। अगर टेलीग्राम नहीं मिलता तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9664401274 पर। थैंक यू। आज की क्लास होती है एंड। अब तक अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर 5 से 6 कॉन्सेप्ट कर लिए।
पहली क्लास जो अपनी रही थी वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स की रही थी। दूसरी क्लास के अंदर अपने उन कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या किए थे, क्वेश्चन किए थे। तीसरी क्लास के अंदर अपनों ने कॉन्सेप्ट किया था कौन सा, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल। कल की क्लास में अपने उसके ऊपर क्या किए थे, क्वेश्चंस किए थे। आज की जो क्लास रही थी उसके अंदर अपनों ने क्वेश्चंस किए हैं व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती की। ठीक है, थैंक यू।